रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। एंड it is provided under the head capital gain, profit from किसका, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, it is treated as income and it is taxable। भाई दो बातें पढ़ी हैं, उसको समझने की कोशिश करो तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सर देखो, एक होती है रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट वाले हमेशा इनकम मानी जाती है और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन कैपिटल रिसीप्ट होती है, अगर नॉर्मल कैपिटल रिसीप्ट होती है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। जैसे लोन लेना या इशू करें हमने कोई क्या शेयर इशू करेंगे कंपनी ने, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। कैपिटल रिसीप्ट आर ट्रीटेड एज इनकम इफ इट इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन लॉ। कैपिटल रिसीप्ट को इनकम मानेंगे तो स्पेसिफिकली बताई गई है, कैपिटल गेन हो गया। कैपिटल गेन के अंदर कैसे प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, इट इज ट्रीटेड एज इनकम एंड इट इज टैक्सेबल। बेटा ट्रांसफर का मतलब यहां पे क्या है, ट्रांसफर का मतलब होता है बेटा, ट्रांसफर का मतलब होता है सेल, है ना। हम सेल कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, कोई भी कैपिटल एसेट। सर कैपिटल एसेट क्या होता है, अभी आएगा पढ़ेंगे, हम छोड़ देते हैं इसको। तो प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इट इज ट्रीटेड एज इनकम, ठीक है, ये सेल एंड इट इज टैक्सेबल, ये टैक्सेबल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तीसरी बात आएंगे नोट्स लिखो, नोट्स, नोट नंबर 1, इनकम मींस नेट रिसीट। इनकम का मतलब कैसे है, नेट रिसीट है, यानी ग्रॉस रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम अर्निंग सच इनकम, टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम फॉर अर्निंग सच इनकम, टोटल एक्सपेंस फॉर अर्निंग सच इनकम। सर इनकम की जब बात की तो नेट रिसीट की बात होगी, जो भी आपको ऐसा मिला और उससे अगर आपने खर्चा किया तो उसको माइनस करना होगा। बी पार्ट, इनकम के अंदर इंक्लूड होती है कैजुअल इनकम आल्सो, दैट इज विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, कार्ड गेम्स, बेटा सब कुछ आता है इसमें। इनकम के अंदर क्या क्या कैजुअल इनकम भी आएगी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी भी आएगा, गैम्बलिंग भी आएगी, कार्ड गेम्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा, इसमें कुछ भी छोड़ नहीं सकते। सी पार्ट, इन इनकम टैक्स, इनकम होगी इज टैक्सेबल होगी वेदर इट इज लीगल इनकम और इलीगल इनकम।
चाहे सर वो इनकम लीगल है चाहे वो इलीगल है, इनकम टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स जो होगा टैक्सेबल होगा, इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी, चाहे वो लीगल है चाहे वो इलीगल है। बात समझ आ गई? बताओ लिखिए यहां तक, देखो जल्दी सर। हेडिंग लगेगा डीम्ड इनकम। तो ये डीम्ड का मतलब क्या होता है? बोलो डीम्ड का मतलब क्या होता है सर? मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा, मानने वाली इनकम होती है, ऐसी कुछ इनकम आएगी जिसे हम क्या बोलते हैं, मानते हैं, डीम्ड इनकम मानी जाती है। इसमें सबसे पहले आती है सेक्शन 68 कैश क्रेडिट। सर कैश क्रेडिट क्या होता है? इसमें लिखा वेयर एनी अमाउंट इज credited in the books of account of SEC and SEC is not able to explain sources and matter of such amount is not secretary in the opinion. It will be as deemed assessing income. It will be deemed assessing income of assessing. भाई कैश क्रेडिट कैसे बोलेंगे? अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा आया वो आपकी इनकम मानी जाएगी। तो कहता है एसएससी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन सोर्स। साथ ही साथ ऐसे भाई हमारे पैसे कैसे आए, हम बताइए भाई कैसे आए? या फिर जो मैंने बताया वो सर एसएससी ऑफिसर को लगता है कि वो ओपिनियन नहीं है यार, वो भी गलत बोला। उस कंडीशन में वो जो जितनी भी इनकम आई होगी वो किसकी मानी जाएगी? मेरी मानी जाएगी। समझ में आया? बोलो है ना? अच्छा अभी क्लियर है? नेक्स्ट लाइन, इफ एसएससी has taken any loan or borrowing from any person and explanation about source and nature is not satisfactory of the person yani loan giver, then such loan is treated as deemed इनकम ऑफ एसएससी, डीम्ड इनकम ऑफ एसएससी। सुनो जरा, ये हो गया। देखो मैंने क्या लिखा, अगर एसएससी ने क्या लिया, टेकन लोन या बोरो करा किसी भी पर्सन से कोई पैसा, और उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन जो है ना सोर्स की, वो बता ही नहीं पा रहा यार, सेटिस्फैक्टरी नहीं है कि भाई लोन लिया था तो क्यों लिया था, क्या पर्पस था, तो भैया उसको भी क्या मान ली जाती है, उसकी इनकम मान ली जाती है। वरना तो हर बंदा क्या करेगा, अपनी इनकम आएगी बोलेगा मैंने तो इनसे लोन ले रखा है। भाई तुम्हारी जब फीस आए और मैं वहां पे बोल दूं कि मैंने तो इनसे लोन लिया है, उधारी में लिए थे पैसे, मेरे को देने हैं इनके वापस, बताना पड़ेगा सर। सर एग्जाम्पल लिखिएगा जरा। मिस्टर चिराग took loan of rupees 10 lakh from Miss Y and Miss R। चिराग भैया ने लोन लिया है 10 लाख रुपए का, किससे लिया है? मिस वाई से और आर से। ठीक है जी, ये दो लोगों ने मिलकर दिया है 10 लाख रुपए का लोन। इफ वाई एंड आर could not source and nature ठीक है जी, नेचर ऑफ सच अमाउंट, then that amount is treated as deemed
सर इस अमाउंट को क्या माना जाएगा? डीम्ड इनकम माना जाएगा। डीम्ड इनकम ऑफ मिस्टर, बेटा कहानी समझ में आई या नहीं आई? देखो चिराग ने लोन लिया 10 लाख रुपए का में से वाई और आर से। अब वाई और आर से अगर अपना वो सोर्स नहीं बता पा रही हमारे पास ये पैसा कहां से आया था, और नेचर नहीं बता पा रही कि भैया हमने पैसा कैसे दिया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन जो भी अमाउंट आएगा उसको हम क्या मानेंगे? ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम ऑफ मिस्टर चिराग। बात समझ में ये नहीं आई? टॉपिक क्लियर हो गया हो तो बता दो। क्या टैक्स भरना पड़ेगा बेटा तेरे को? इफ एनी क्लोजली हेल्ड कंपनी, अगर कोई कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन सी होती है? नजदीकी। दो कंपनियों के बीच में बहुत ज्यादा नजदीकियां होंगी। राइट वे इंस्टीट्यूट, राइट वे रीडिंग रूम। समझ में आया नहीं आया? क्लोजली हेल्ड कंपनी है जो कि अनलिस्टेड कंपनी है, रिसीव्स एनी अमाउंट टूवर्ड्स शेयर एप्लीकेशन, कॉमा शेयर कैपिटल, कॉमा शेयर प्रीमियम फ्रॉम एनी रेसिडेंट शेयर होल्डर, एंड if such the shareholder explanation is not satisfactory about source and nature, then it is हाँ जी सेटिस्फैक्टरी है एंड नेचर जो है इस देन इट इज assumed the company explanation is not satisfactory and it is treated as deemed income of company. सर में आया नहीं आया पूरा लाइन? सर अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है जो अनलिस्टेड कंपनी है और रिसीव करती है
कोई भी एप्लीकेशन का पैसा, शेयर कैपिटल का पैसा, है ना, और शेयर प्रीमियम का पैसा किसी रेसिडेंट शेयर होल्डर से जो इंडिया का रेसिडेंट है, और सर शेयर होल्डर ना उसके ऊपर बता नहीं पा रहा कि मेरे पास ये पैसा कहां से आया, नेचर कहां से था, तो भाई वो कंपनी की इनकम माना जाएगा। किसकी इनकम मानी जाएगी? सर मैं नहीं आया सर। एग्जांपल, H Limited issue share to Mr. D 4 rupees 2 CR। हाँ ये उसी के अंदर का ही चल रहा है, कैश क्रेडिट के अंदर का चल रहा है। In this case, if Mr. D explanation is not satisfactory, ठीक है जी, नॉट सेटिस्फैक्ट्री about sources and nature of rupees 2 crore, then it is treated as deemed income। ठीक है जी, क्या बोला जाएगा उसे? डीम्ड इनकम बोला जाएगा ऑफ H लिमिटेड। बताओ सर समझ में आया नहीं आया? हो गया ये पूरा? सर अगला सेक्शन लिखते हैं जरा, सेक्शन 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। अब किसकी बात हो रही है? अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट की। इन एनी प्रीवियस ईयर, if SSE made an investment which is not recorded in books of account and SSE explanation is not satisfactory about nature and source of investment, then value of such investment is treated as deemed income of SSE।
किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर किसी एसएससी ने कोई इन्वेस्टमेंट करी है और उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे नहीं दिखाया, या उसकी एक्सप्लेनेशन जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं है नेचर और सोर्स को लेकर कि भाई उसके पास ये पैसा कहां से आया, तो उसकी वो इनकम मानी जाएगी। अल्टीमेटली कहानी इतनी सी। ठीक है जी, ये हो गया हो तो बता दो। सेक्शन 69A, unexplained money if in any previous year SSE found to be owner of any money, comma ज्वेलरी, कॉमा बुलियन। बुलियन जानते हो? बिलियन नहीं, बुलियन, जो प्रीशियस स्टोन्स वगैरह होते हैं। एंड सेम इज नॉट recorded in books of accounts and SSE explanation about source and nature is not satisfactory. कहाँ पे सेम? Then value of ये सेम है, सेम इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ जी, देन वैल्यू ऑफ सच एसेट इज ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम। सर सुनिएगा जरा, अनएक्सप्लेन्ड मनी को लेकर क्या बोल रहा है वो कि यार अगर कोई भी प्रीवियस ईयर में एसएससी के पास कोई भी तरह का कोई पैसा मिला, कोई ज्वेलरी मिली, या फिर कोई प्रीशियस स्टोन्स वगैरह मिले जिसे उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा नहीं रखा, अब एसएससी जो उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है ना सोर्स की या नेचर की, सर वो भी डिजायरेबल नहीं है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो सर वो एसएससी का वो सारे एसेट जो है एसएससी की इनकम मान लिया जाएगा और वो उसको ही टैक्स भरना है। समझ में आया नहीं आया? चलो जी जरा लिखिएगा सेक्शन 69B, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट या एसेट नॉट फुल्ली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है या एसेट, लेकिन पूरा नहीं दिखा रहे यार। हमने गाड़ी खरीदी है 80 लाख रुपए की, हम बुक्स में दिखा रहे 30-40 लाख रुपए। समझ में आया नहीं आया? तो कहता है इफ इन एनी प्रीवियस ईयर एसएससी मेड investment or found to be owner of any asset, and if such investment
or asset is not fully recorded in books of accounts and SSC जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहा है is not satisfactory, the difference between value of investment oblique asset and amount recorded in books of account is treated as deemed income of SSC। बेटा बात समझ नहीं आई? तो भैया कैसे करेंगे? किसी भी प्रीवियस ईयर में एसएससी जो है ना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और फाउंड टू बी द ओनर ऑफ एनी एसेट, ठीक है जी। प्रीवियस ईयर में वो क्या पाया गया भाई, कोई एसेट है ओनर, और भैया उसने क्या कर रखा है, उसने फुल्ली रिकॉर्ड नहीं कर रखा, तो भाई जो भी डिफरेंस आता है ना वो सर उसकी इनकम माना जाएगा एसएससी, जितना उन्होंने रिकॉर्ड नहीं कर रखा होगा। सर एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर एक। मिस्टर जे found to be owner of वन kg गोल्ड, ठीक है जी, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 2 करोड़ लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट ही हैज रिकॉर्डेड ओनली 1.6 CR इन बुक्स ऑफ अकाउंट। कितना दिखाया हमने? for acquiring 1 kg gold. In this case, in this assessing officer क्या करेगा, में ट्रीट रुपीज कितना रह गया सर, 40 लाख एज डीम्ड इनकम ऑफ मिस्टर जे इफ जे's explanation is not satisfactory। सर ये हो गया हो तो बता दो। आ रहा है दीदी समझ? सेक्शन 69C unexplained expenditure
सर ये सबसे ज्यादा होता है सर। इन एनी प्रीवियस ईयर एसएससी ने क्या किया, इनकर्ड करा कोई एक्सपेंडिचर एंड एसएससी explanation is not I didn't catch. satisfactory about source of such expense, then such expenditure shall be treated as deemed income of एसएससी। तो भैया ये डीम्ड इनकम ऑफ एसएससी माना जाता है। सर यहाँ पे हम ना कोई खर्चा कर रहे हैं जिसके ऊपर हमने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं यार, इतना खर्चा कर दिया, पैसा कहां से आया तुम्हारे पास। अधिकतर क्या होता है सर, नेताओं की शादियों में अपनी बेटी की शादी करते हैं, बेटे की शादी करते हैं, सर अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे पूछा जाता भाई ये पैसा कहां से आ रहा तुम्हारे पास, क्या बोलोगे? और अगर नहीं बता रहे तो वो उनकी इनकम माना जाएगा। ठीक है, अगली बात सुनिएगा जरा। सर सेक्शन 89D अमाउंट बोरो 69 है भाई, 69D अमाउंट बोरो या रीपेड ऑन हुंडीज। बेटा हुंडी जानते हो ना सर, जब बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है लोकल लैंग्वेज में उसे हुंडी कहते हैं। इसके अंदर लिखेंगे इफ एनी अमाउंट इज बोरो और रीपेड ऑन हुंडी in cash, then such amount हाँ जी, हुंडी in cash, then such amount shall be treated as deemed income of SSC। किसकी इनकम मानी जाएगी? SSC की। if any amount borrow on hundies is already treated as income, then
at the time of repayment it will not be treated as income. ठीक है जी. सेक्शन 115 PBE जी, इसमें लिखा हुआ है कि अबव इनकम, जो सारी की सारी सेक्शन 69, 68, 69, 69 A, 69 B, 69 C, 69 D shall be taxable at rate, कितना रेट लगता है बेटा उस पे? 60% टैक्स लगता है प्लस 25% का सरचार्ज. 60% का टैक्स है बेटा और 25% का क्या है? सरचार्ज है. ऑलवेज प्लस 4% HEC, ये भी ऑलवेज लगना है. दैट इज, अगर मैं इसका इफेक्टिव रेट निकालू ना, इफेक्टिव टैक्स रेट इक्वल टू 78%. भाई जितनी भी ऐसी अनएक्सप्लेनेशन वाली चीज होगी 78% का टैक्स भरना पड़ेगा, 22% चीजें बचेंगी तुम्हारे पास. वो तो बात समझ में आई या नहीं आई? आ गया? ठीक है सर, थ्योरी का पार्ट तो हो गया ये खत्म. अब जो पढ़ाना है वो स्पेशल रेट्स हैं और उसके ऊपर फिर क्वेश्चंस हैं. वो तो आज नहीं कराऊंगा मैं.